हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इवोल्यूशन के डेटास देख रहे हैं सारे, जो इंपॉर्टेंट डेटा इवोल्यूशन में एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इससे आगे जो टाइमलाइन दे रखा है, ड्रायोपिथेकस कब आए थे, रामापिथेकस कब आए थे, वो सब, इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे, डायनासोर सडनली कब डिसअपियर हुए थे, ये सब है। और एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन्स, वो सब है, उसके एग्जाम्पल्स है। और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, वो जो समझ में नहीं आता है जनरली बच्चों को, वो है। और उसके आगे मैंने क्रेनियल कैपेसिटीज जो है वो सारे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इतने देख लेते हैं। पहले स्टार्ट कर रहे साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से। देखो, लुइस पैस्चर है सबसे पहले। इन्होंने क्या किया था, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो बोला गया था उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया था बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे वही लिख देता हूँ, डिस्कार्डेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर ओपेरिन एंड हैल्डे ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे रखा था। लिख देते मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फिर एस एल मिलर दे रखा था। एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट सबने पढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने लिया था, क्या क्या लिया था, NH3 लिया था, H2 लिया था, मीथेन लिया था, CH4 और वाटर वेपर। और इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देके क्या इन्हें मिला था, तो अमीनो एसिड्स मिले थे। ये एक्सपेरिमेंट है इनका, एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट। पूरा चैप्टर भी देखेंगे जिस वीडियो में, उसमें अच्छे से देखेंगे, इसमें बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। एस एल मिलर का क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, लिख लेते हैं वहीं पे। फिर चार्ल्स डार्विन, ये तो सबको पता ही होता है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इन्होंने दिया था, लिख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फिर अर्नस्ट हैकेल है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन ये दे रखा था। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, इसको डिस्कार्ड किन्होंने किया था, वॉन बेयर। ये भी याद रख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है तो लिखा नहीं है। वॉन बेयर ने इसको डिस्कार्ड किया था, वो भी बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, फिर लमार्क दे रखा है, ये क्या थे, तो ये भी याद रख लेना, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे ये। और इन्होंने क्या दिया था, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स, और एक और टर्म याद रखना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी इनका दिया हुआ थ्योरी है। ठीक है, लिख लेता हूँ। फिर है देखो थॉमस माल्थस, इन्होंने क्या किया था, पॉपुलेशन पे काम किया था। ठीक है, वो लिख लेते हैं, वर्कड ऑन पॉपुलेशन। और इनका जो वर्क था पॉपुलेशन पे, वो डार्विन को भी इंस्पायर किया था। ठीक है, वो पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्क इंस्पायर्ड डार्विन। फिर देखो ह्यूगो डिवराइज, इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, म्यूटेशन थ्योरी, यहाँ पे लिख देते हैं। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, किस पे ऑब्जर्व किया था, तो इवनिंग प्रिमरोज, वो फ्लावर का नाम भी याद रख लेना, इवनिंग प्रिमरोज वो फ्लावर का नाम है, लिख लेते हैं आप। ठीक है, इतना था साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इस पेज में। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पे, फिर आगे चलते हैं। फिर ये देखो यहाँ पे अल्फ्रेड वैलिस और चार्ल्स डार्विन, दो नाम दे रखे हैं। इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया था वो भी याद रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फ्रेड वैलिस जो है, उन्होंने कहाँ काम किया था, माले आर्चिपेलागो। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन, इन्होंने कहाँ काम किया था, गैलापागोस आइलैंड, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, डार्विन का शिप का नाम क्या था, सबको पता होगा, जिसको नहीं पता देख लो, HMS बीगल। ठीक है, ये इनका शिप का नाम था, HMS बीगल। आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ सारे टाइमलाइंस है, जो नीचे देख रहे हो, जो येलो में लिखा हुआ है, उसके आंसर हम लिखेंगे, कब कब पाया गया था, कब बना था, और कब कौन अराइज हुआ था। ये उसी तरह से जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे। जैसे यहाँ पे कौन अपीयर किया था, कौन डिसअपीयर किया था, उस हिसाब से लिख लेते हैं। एज ऑफ यूनिवर्स, ये सबको पता होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। BYA वही है, बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ देख लेते हैं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कब आया था, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हो। बुक में 2000 मिलियन ईयर्स अगो दे रखा है।
ठीक है, इसको 2 बिलियन ईयर्स अगो भी बोल सकते हो। 10⁶ होता है मिलियन, 10⁹ होता है बिलियन। ठीक है, फिर इनवर्टिब्रेट्स अपीयर्ड, कब अपीयर हुए थे? 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर जॉलेस फिश और फिश विथ स्ट्रॉन्ग फिन्स, ये कब आए थे? ये भी लिख लेते हैं, 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फिर देखो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, ये कब आए थे? 320 मिलियन ईयर्स अगो। फिर लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर एंड इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, ये कब हुआ था? 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये जैसे जैसे बोल रहा हूं याद रख लो, बुक से सारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एनसीईआरटी से, और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर डायनासोर्स डिसअपियर्ड, ये कब हुआ था? 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये सडनली डिसअपियर किए थे, ऐसे ग्रेजुअली कुछ नहीं हुआ था, धीरे धीरे नहीं हुआ था, सडनली डिसअपियर कर गया था 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बुक में ऐसे ही वर्ड दे रखा है, डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ये एक छोटा सा इन्फो लिख दिया, बिगेस्ट डायनासोर कौन है वो भी याद रख लो, टिरानोसॉरस रेक्स। ठीक है, टिरानोसॉरस रेक्स ये सबसे बड़ा डायनासोर था। फिर चलो ये ह्यूमन वाला देख लेते हैं, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ये कब आए थे? 15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, MY है वही मिलियन ईयर्स अगो। और ये जो ड्रायोपिथेकस था ये एप लाइक था, और रामापिथेकस था वो मैन लाइक था। ठीक है, राम भी गॉड का नाम है राम, तो वो भी मैन लाइक ही थे, तो यहाँ पे वैसे मैन ही थे क्या, तो इसको उसी तरह से याद रख सकते हो, रामापिथेकस मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस एप लाइक। ठीक है, फिर मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ये कब हुआ था? 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, हाँ देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ये कब हुआ था? 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो। फिर होमो इरेक्टस कब आए थे? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। फिर निएंडरथल मैन दे रखा है, ये कब आए थे? 1 लाख से 40,000 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे वही लिख लेते हैं, 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो। ठीक है, फिर होमो सैपियंस कब आए थे? 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो। यहाँ पे वही लिख लेते हैं, 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो। फिर देखो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट दे रखा है, ये कब देखने को मिला था? 18,000 साल पहले, तो वही लिख लेते हैं 18,000 ईयर्स अगो। ठीक है, एग्रीकल्चर कब आया था? तो 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये याद कर लेना, इतना ही था टाइमलाइन में, पूरा बुक में देख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर आया था 10,000 ईयर्स अगो, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देख रहे हैं, इसमें जो देखो 3 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है उसको तो ऐसे ही लर्न करना है, और फिर उसका क्या मतलब है वो भी आगे देख लेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो क्या है, आप एनीमिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये देख लेंगे ये कैसे होता है। सेकंड पॉइंट देख लो, जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो दिया है यहाँ पे जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट, सम टोटल ऑफ एलिनिक फ्रीक्वेंसीज इज 1, यूनिटी यही होता है जो 1 आता है प्रोडक्ट या सम, यहाँ पे सम जो है वो 1 आएगा। थोड़ा सा वॉइस मेरा अलग हो गया है क्योंकि सर्दी हो गया था। चलो देखते हैं आगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन अ पॉपुलेशन देयर आर 40 टॉल एंड 60 शॉर्ट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हो गए इंडिविजुअल? 100, और उसमें 40 टॉल है, यहाँ पे देखो ये टॉल है और ये 60 जो है ये शॉर्ट है ना। तो रेशियो क्या आ रहा है टॉल बाय शॉर्ट का? 40 बाय 60 करोगे क्या आएगा? 2:3, 2/3 या फिर 2:3। अब ये जो है ना, ये जो रेशियो आया, ये रेशियो अक्रॉस जनरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो ये 100 जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये 400 ऑफस्प्रिंग्स हो गए, टोटल मिला के 400 हो गए। अब 400 में कितने टॉल और कितने शॉर्ट होंगे? यही रेशियो जो 2/3 है यही मेंटेन होना है। तो कैसे होगा? देखो 100 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 400 हुआ है, तो ये 40 भी 4 से मल्टीप्लाई होकर 160 हो जाएगा, और 60 ये जो 60 है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होकर 240 हो जाएगा। या फिर इसको निकालने का और एक तरीका भी है, x डाल दो यहाँ पे। देखो 2:3 के रेशियो में हमको डिवाइड करना है 400 को, तो 2x + 3x
इक्वल टू 400 कर दो। टोटल क्या है 5x इक्वल टू 400। x क्या आएगा 400/5, ये कितना होगा 80। तो x 80 है, यहाँ पे 2x होगा। देखो ये जो टॉन है ना, यहाँ पे मैं टॉन लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो 2 मेंटेन होना चाहिए। तो 2x क्या हो जाएगा 80 इंटू 2 160 वही आया है। यहाँ पे क्या आएगा 3x, 80 इंटू 3 कितना होता है 240, तो वही आया है। ठीक है, अब मैं ये जो कचड़ा है इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड में ना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या दे रखा था, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो जीन पूल मतलब टाइप ऑफ जीन, जो वैरायटी मिलेगा, कैरेक्टर्स का जो वैरायटी मिलेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। और फिर थर्ड पॉइंट में दे रखा है सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1। इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो इसका जो सम है वो, इसको लिखने का तरीका ये है, फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने, साइड में लिख रहे तो एक लाइन बनाते हैं। हाँ देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, यही है आर डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। P प्लस क्यू इक्वल टू 1 में जो P है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जो Q है वो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है टॉल और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है डॉर्फ या फिर शॉर्ट। ठीक है, देखो इसका सम जो है फ्रीक्वेंसी का सम, एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम 1 आना चाहिए। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, देखो 40 है, 40 लिखो बाय टोटल, कितना है टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 100, तो 40/100 प्लस 60/100, ये शॉर्ट का लिख रहा हूँ, जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका 60 है शॉर्ट कैरेक्टर और टोटल 100 है, तो 60/100 ये कितना आएगा, इसको करके देखो। देखो नीचे लिखते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है। 40/100 क्या होगा 0.4, 60/100 0.6, ये कितना आएगा 1। तो ये आ रहा है, वही बताते हैं इक्विलिब्रियम में P प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो 1 आता है और जब एक रेशियो मेंटेन होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऐड करने से 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करके देख सकते हो इस वाले इक्वेशन में। देखो मैं बताता हूँ, इसमें भी ये सेम जो इक्वेशन है वो वैलिड रहेगा, दिखाता हूँ कैसे। ये देखो 160/400, टोटल 400 है यहाँ पे, तो 400 डिनोमिनेटर में लोगे प्लस 240/400, क्योंकि शॉर्ट इंडिविजुअल्स 240 है तो 240/400, ये कितना आएगा 0 0 काटो, फिर इसको 4 से काटो, कितना आएगा 4, ये 10, मतलब 0.4 प्लस इसको कितना आएगा 24 और 40 है, 4 से काटो 6 और ये 10, 0.6। ठीक है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो P प्लस क्यू 1 कैसे आ रहा है हम लोग देख लिए। अब इसका ही एक और एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको भी देख लेते हैं, रुको। देखो एक और इक्वेशन जो उसमें तुम लोग देखे होंगे वो है P² प्लस 2PQ प्लस Q² इक्वल टू 1। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी इक्वेशन को, ये जो पहले लिखा है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, इसी को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। कैसे, P प्लस क्यू को स्क्वायर करोगे क्या आएगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर यही है ये वाला पूरा, और 1 का स्क्वायर ये है 1। ठीक है, तो इस तरह से आता है, ये इसको हटाते हैं। इसमें देखो ये जो P² है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो 2PQ है ये हेटेरोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। हेटेरोजाइगस जनरली मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हम लोग देखें, हेटेरोजाइगस तो डोमिनेंट ही होता है जनरली, जहाँ कैपिटल T स्मॉल t होगा तो टॉन ही आ जाएगा तो डोमिनेंट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ हेटेरोजाइगस लिखते हैं। और ये जो Q² है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो P² जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ जो है वो हेटेरोजाइगस और Q² जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है और इसका सम 1 आएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन वगैरह हम जब इवोल्यूशन पे चैप्टर देखेंगे तो उसमें करके देख लेंगे, अभी के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, आगे देखते हैं। देखो क्रेनियल कैपेसिटी ये भी पूछ लेता है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन
ये 3 ही दिया एनसीईआरटी में, इससे बाहर का नहीं दिया, लेकिन टीचर्स बोलते रहते हैं वो जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही देखो। होमो हैबिलिस का क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू पेन लेते हैं, इसका देखो 650 to 800 सीसी हो जाएगा आंसर, ठीक है। होमो इरेक्टस का क्या होगा 900 सीसी, और निएंडरथल मैन का क्या होगा 1400 सीसी, ठीक है। ये 3 ही दिया है एनसीईआरटी में, तो इससे ज्यादा कोई पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। चलो ये देखते हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, पूरा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करके इसमें जो भी दे रखा था होमोलोगस और एनालॉगस में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं। देखो होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है ये। इसमें सेम स्ट्रक्चर होते हैं पर फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, ये याद रख लेना, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होते हैं, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कंक्लूजन है ये, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसका रिजल्ट है ये, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है एनाटॉमिकली, और जो फंक्शन है वो सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले होमोलोगस ऑर्गन से क्या एग्जाम्पल दे रखा है वो देख लेते हैं। फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन। फोरलिम्स में क्या होता है, तो ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, मेटाकार्पन, कार्पन और फैलेंजेस, यही होता है इन चारों टाइप में, वेल, बैट, चीता और ह्यूमन। ह्यूमन में इसमें सारे मैमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, सारे मैमल्स, वेल, बैट और चीता का जो फोरलिम्ब है वो सिमिलर होता है। कैसे सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शनली डिफरेंट होता है, ठीक है। और एक दे रखा है वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन्स, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। और दे रखा है थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, ठीक है, ये भी याद रख लेना, होमोलोगस ऑर्गन्स होता है। एनालॉगस के एग्जाम्पल क्या क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, स्वीट पोटैटो जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इतना ही था इसमें। अभी आगे ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, तो कौन से टाइप में कॉमन एंसेस्ट्री होता है, होमोलॉगस में या एनालॉगस में, बताओ क्या होना चाहिए आंसर। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर जो है वो होमोलॉगस होगा, ठीक है। होमोलॉजी, ये क्या हो गया, हाँ, होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। हाँ, तो इसमें इतना ही था, एवोल्यूशन के सारे डेटा हम लोग देख लिए। देखो 4 मार्क तो यहाँ से आ ही जाना चाहिए, पूरा एवोल्यूशन जो पढ़ा है वो एक तरफ, और ये लेक्चर जो देखा है वो एक तरफ, क्योंकि इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है वो सब एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया हूँ। स्टार्टिंग में मैं बताया ही था क्या क्या है, तो वहां से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो रखते हैं इसको यहीं पे, चलो बाय।